नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की मनोहर सरकार के 600 दिन पूरे होने के चलते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार की 600 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाया। सीएम ने कहा कि हमने इन 600 दिनों में 1200 दिनों के बराबर काम किया है, जबकि इस दौरान लगभग 400 दिन कोरोना संकट की भेंट भी चढ़े। सरकार के 600 दिन पूरे होने पर हुए कार्यक्रम को लेकर हमने कल बड़ा मुद्दा में चर्चा की और विशेषज्ञों से यह समझने की कोशिश की कि आखिर सरकार के 600 दिनों का कार्यकाल कैसा रहा और वहां से जो निष्कर्ष निकला उस पर आज बड़ा मुद्दा में राजनीतिक दलों के नेताओं प्रवक्ताओं से करेंगे सवाल जवाब। हरियाणा सरकार ने अपने 600 दिनों के कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार को लेकर किस तरह से काम किया, इस पर विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर भी बातचीत हुई और यह भी समझने की हमने कोशिश की कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। विशेषज्ञों द्वारा सरकार और विपक्ष को लेकर दिए गए रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, इस पर भी मंथन होना जरूरी है। हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। तो इन तमाम सवालों को लेकर, बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। कल सीएम मनोहर लाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें कही, वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। 4 नए विभाग बनाने के बारे में जानकारी दी गई। एसवाइल को लेकर यह कहा कि हरियाणा का अधिकार है, हम लेंगे। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पानी को बचाया जा सके। नीति आयोग की रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए गए, ये वो बातें हम आपको बता रहे हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। शिक्षा विभाग को ऑनलाइन किया गया, इसका फायदा किसानों को कितना मिला, इस पर भी बात करना जरूरी है। और टैब देने का भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि बच्चों को टैब दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें कल हुई, लेकिन जो हमारे साथ कल एक्सपर्ट लोग जुड़े थे उनसे हमने इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की, उन बातों पर विश्लेषण किया जो सरकार की तरफ से इन अपने 600 दिनों के पूरा होने को लेकर कही गई। अब उन्हीं बातों को लेकर चर्चा करना जरूरी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय मैं आपसे करा देता हूं। रंजीता मेहता मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका। चंचल नांदल मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश डाबला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। डाबला साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। ओंकार सिंह है प्रवक्ता मेरे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रंजीता जी आपके पास आऊंगा। कल जब ये 600 दिन पूरे हुए तो हमने एक पैनल बिठाया था, उनके सवालों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष की प्रतिक्रिया आई उसका जवाब आपसे चाहूंगा। 600 दिनों का हिसाब जनता को दें, ये कुमारी शैलजा ने कहा। दूसरा, किसान आंदोलन का समाधान नहीं, ये दूसरी बात उन्होंने कही। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़े, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया। बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी जेजेपी के काल में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया। सरकार का कोई मंत्री जनता के बीच नहीं जा सकता, ये सुरजेवाला ने आरोप लगाया। और इसी तरीके के आरोप जो है अभय चौटाला ने लगाए महंगाई बेरोजगारी को लेकर। ये तमाम आरोप जो है वो सरकार पर लगे। आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, उसके बाद इनके रिएक्शन सामने आए, इनका जवाब आपसे पहले लेंगे। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ विपक्ष से, जिस तरीके से आरोप वो लगा रहे हैं, क्या अपने 15 साल जो हुड्डा की सरकार के उन्होंने लेटेस्ट बिताए हैं, मैं पुराने 70 सालों की बात नहीं करूंगी, तो उसके अंदर जितनी नौकरियां वो देते हैं, भाजपा 7 साल में उससे ज्यादा नौकरियां देती है, तो सवाल किस बात का। और किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या नहीं किया। आज आप 2 फसलें खरीदते थे, सरकार 9 फसलें एमएसपी पे खरीदती है। बवंतर भरपाई योजना में पहले 14 फसलें थी, अब 22 फसलें सरकार ने कर दिए हैं। सीधा किसानों के अकाउंट में पैसा बिना किसी दिक्कत के 16,000 करोड़ रुपया पहले और बाद में और ऐड करके 29,000 करोड़ रुपया सरकार ने डाला। तो किसानों को किस बात की है, तो उसके ऊपर आरोप लगाना किस बात के लिए वाजिब है।
आज जिस तरीके से किसान को खुशहाल करने के लिए 6,000 रुपया मुख्यमंत्री जी और 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी उनके अकाउंट में डाल रहे हैं सीधा, और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है, तो विपक्ष को दिक्कत किस बात की है? और जो सुरजेवाला आरोप लगाया कि गांव में कुछ नहीं दिया जा रहा, ये सब लोगों के सामने आ चुका है कि जिस तरीके से विपक्ष मुखौटा पहन के किसान का जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां भेजकर विरोध करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए सरकार ने डंडा उठा लिया है। निश्चित तौर पे आप उनको बेनकाब किया जाएगा जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का ये मानती हूँ कि पिछले 15-20 साल से ये पार्टी हाशिए पर है और सरकार क्या लोगों ने इनको नकार दिया। आज जिस तरीके से ये बातें करते हैं, इनके लिए बातें करनी बहुत आसान है, क्योंकि विपक्ष में बैठकर जब आप सत्ता में नहीं होते, आपकी परफॉर्मेंस और आपके कंपैरिजन का आंकलन तब होता है जब आपने जो दिया हो उसके साथ दूसरों का कंपैरिजन हो। आपने तो किसानों को कंडेला कांड के अंदर एक लाइन में खड़े कर जो गोलियां मारी थी, उसके बाद दूसरी सरकारों ने आकर उनको संभाला, उनके परिवारों को नौकरियां दी, तो आपके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। और जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन्हीं के जो पूर्वज हैं आज भी जेल के अंदर जेल काट रहे हैं। आज भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां, पर्ची और कर्जी की एक मिनट ओंकार सिंह जी, आपकी बात होगी। ओंकार सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास, ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, ओंकार सिंह जी। आज उपलब्धियां सरकार की हुई हैं, सरकार ने बच्चों को टैबलेट तक देने की उपलब्धि उठाई है। सरकार जो आपने तो जब ये बोलेंगे मैं इस शब्द ओंकार सिंह जी आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं चाहूंगा को डिबेट की तरह नहीं चलने देंगे। ये क्षेत्रीय पार्टियों की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं चाहूंगा एक बार एक कमेंट लेते हैं। सरकार की उपलब्धियां लोगों के आज मुंह से तरीके खत्म नहीं हो रही, इनको तकलीफ इस बात की है कि सिर्फ बैठकर पोस्टर जो है फावड़े लेकर ये एसबीआई का ठीक है। मैं एक आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ ओंकार सिंह जी। चलिए ओंकार सिंह जी, ये जी भ्रष्टाचार के रोक में जेल में है, क्योंकि जिस पार्टी से गठबंधन है, दुष्यंत चौटाला जी के पूर्वज क्या कोई अलग है? आपने उनसे हाथ मिला के पत्ता की मलाई खाना चाहते हो इसलिए, और जहाँ तक आपने पिछले 4 दिन की बात कर रहा हूँ। रंजिता जी अब आप सुने, रंजिता मेहता जी अब आप सुने, सुनिए देखिए मैंने इनको रोका था। देखिए रंजिता जी, देखिए नहीं नो रंजिता जी मैंने इनको रोका था, आपकी बात पूरी हुई। अब इनका बीच में एक बार फिर दोबारा बोलेंगे मैं रोक दूंगा, मैं आवाज को नीचे करा सकता हूँ, मेरे पास है सारा कुछ, लेकिन अब इनकी बात को सुन लेते हैं। बोलिए ओंकार सिंह जी, पूरी बात करिए। आज 250 दिन हो गए किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको वो नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि हमने गंदा तैयार कर लिया, आप कर लो गंदा तैयार, आप चलाओ किसानों पे। आपने पहले भी किसानों पर लाठीचार्ज किया, गोलाबार अपना आंसू गैस छोड़े हैं, और तो और 20-20 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए। और जहाँ तक आपकी रंजिता जी सुनिए, धैर्य के साथ सुने ना, बहुत पेशेंस के साथ मुझे लगता है सुनना चाहिए। जो बातें हो रही हैं वो बहुत गंभीर हैं। आपकी पार्टी की प्रथाएं खड्डे खोदने की हमारी पार्टी। रंजिता जी ये जो डंडे की बात कर रही है पार्टी, डंडा उठा लिया है, ये तो किसानों का प्रदर्शन है या जिसका भी प्रदर्शन है, इसको तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। 1 मिनट, 6 महीने से ज्यादा हो गया है और इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष सवाल खड़ा करे, मीडिया सवाल खड़ा करे। देखिए सवाल क्या है, वो विपक्ष बैठा है, वो किसान बैठे हैं या कोई भी लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना। आ रहा हूँ ओंकार सिंह जी, आपके पास कोई दिक्कत है तकनीकी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। वहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं थी, पर अब जो माहौल वहाँ पर है, जिस तरीके से वहाँ पर मैं बता नहीं सकती क्या गंदे काम हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की लेडी के साथ जो बलात्कार हुआ है, कल एक बंदे को जिंदा जला दिया गया है, क्या ये किसानों को बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानती है किसानों का काम। मैं वही कहता हूँ, सरकार आपकी है रंजिता जी, आपकी पार्टी की सरकार है, आप लोग जांच कराइए कि कौन क्या कर रहा है, उसकी जांच साफ होनी चाहिए। लेकिन आज भी मैं देख रहा था, कृषि मंत्री ने आज भी कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं कृषि कानूनों के अलावा। तो फिर वो किनसे बात करेंगे?
मैं कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान पढ़ रहा था। एक मिनट रंजीता जी, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान पढ़ रहा था आपसे थोड़ी देर पहले का, कि उनका यह कहना कि हम आज भी किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कृषि कानूनों के अलावा बात करें, उनके रद्द होने के अलावा बात करें तो बात करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब पहले जो बात हुई वो किसानों से बात हुई, आज जिनसे बात करना चाहते हैं किसानों से बात करना चाहते हैं। उनको आप लोग कह रहे हो डंडा उठा लिया है, तो क्या वो डंडा किस पर चलेगा? विपक्ष पर चलेगा, किसान पर चलेगा? आप दो दिन चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो नहीं। 11 दौर की वार्ता हुई थी वो किसानों के साथ हुई थी। हाँ। जो आज कृषि मंत्री जी तो का बयान है वो किसानों के लिए तब भी तो बात चली थी कि जो खालिस्तानी लोग घुस गए हैं। वो किसान नहीं है अब। विपक्ष जो है वो विपक्ष जो है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। रंजीता जी, मैं देखिए, आप लोग तब भी तो यही कहते थे कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, उनमें खालिस्तानी घुस गए हैं, तो ये बातें तब भी निकलकर सामने आई थी। तब आप लोग किनसे बात कर रहे थे? शमशेर, मैं आपको बार बार इस बात पे बता रही हूँ, जो किसान भाई जिनको सरसों का, सूरजमुखी का बम्पर रिकॉर्ड प्राइस मिला है, वो किसान भाई जिन्होंने आज इस पर बम्पर पैदावार करके 95 लाख मैट्रिक टन हमने धान खरीदा है, वो किसान भाई हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और उनकी हर बात का सोल्यूशन भी निकालेंगे। पर जो लोग जिस तरीके से वहां पर बैठ के लोगों को जला रहे हैं, वहां पर युवतियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, एक और पंजाब में युवती की भी शिकायत आई है, जिस तरीके की वहां की वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वहां पर किस तरीके का गंद मचाया जा रहा है, आतंक मचाया जा रहा है, लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया गया है, वहां की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकल रही, ये डंडा उन लोगों के लिए है। वो खबरदार हो जाए कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है इसका। आपको ऐसा लगता है, सरकार को लगता है कि यहाँ पर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर एक्शन लीजिए। अगर ऐसा है और एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर सरकार पर सवाल खड़े होंगे। ठीक है, ओंकार सिंह जी बात पूरी करें अपनी, उसके बाद मैं ओम प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी ओंकार सिंह जी आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी ओंकार सिंह जी। शमशेर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज 600 दिन में इस गठबंधन के सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया। इन्होंने 5100 में पेंशन कही थी, पेंशन 5100 रुपए नहीं हो पाई है। और मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बहन से, इन 600 दिनों में इन्होंने कितनी भर्तियां करी? हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। आज ये SYL की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। पिछले 5 साल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, और पंजाब में अंदर से इनका कुछ होता था। तब क्या हुआ था इनको? तब इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये बात करते हैं तो SYL के पानी की, बेरोजगारी नंबर 1 के ऊपर है, भर्तियां इन्होंने की नहीं। और हरियाणा का पूरे विश्व में नाम हो गया ऑक्सीजन की वजह से, जहाँ जितनी मृत्यु हुई है और किस प्रदेश की हुई है, मेरी बहन ये बता दे। ठीक है, सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश जाबला जी, कल मुख्यमंत्री ने जो बात शुरू की उसमें एक बात उन्होंने रखी कि खासकर कांग्रेस हमसे सालों का हिसाब पूछती है, हम दिनों का हिसाब बता सकते हैं हमने क्या क्या काम किए। आप लोग सालों का पूछते हैं, कांग्रेस पूछती है कि सालों का हिसाब। हम तो 600 दिनों का हिसाब लेकर आए हैं। मैं इनको पिछले सालों का हिसाब किताब नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि इनको जो कांग्रेस के 9.5 साल का राज था पिछला, पूरा हरियाणा नंबर 1 था, चाहे वो प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हो, चाहे खिलाड़ियों के मामले में नंबर हो, चाहे और किसी मामले में हरियाणा प्रदेश पहले नंबर 1 था। और इनके दूसरे ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज, मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत को दूर किया जाए। चाहे धान घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, इन्होंने कोई नहीं काम किया। आज प्रदेश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि पूरा हरियाणा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगा इस दिक्कत को थोड़ा सा ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। नांदल साहब, हम चाहे किसानों को लेकर बात करें, हम चाहे पढ़ाई को लेकर बात करें, कल भी बहुत सारी इस पर विस्तार से चर्चा हुई। खेतीबाड़ी है, किसान है, रोजगार है, ये बहुत से ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और सरकार ने अपनी तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मैंने कल एक सवाल किया था कि ये वक्त जो है इन 600 दिनों का हिसाब देने के लिए कितना माकूल नज़र आया, इस पर भी बात कर रहे थे हम। आपको उसको लेकर क्या लगता है? और जो इस वक्त परिस्थितियाँ हरियाणा में है गठबंधन सरकार की, जो विपक्ष चर्चा करता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बात होती है, सरकार ये कहती है कि हमने 1200 दिन जैसा काम इन 600 दिनों में किया। हालांकि कोरोना का संकट रहा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। 400 दिन
वो भेंट जरूर चढ़े हैं। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं रंजीता जी की बात का विरोध करता हूं, जो इन्होंने कहा कि भाई सरकार ने डंडा उठा लिया है। देखिए, सरकार का काम डंडा उठाना नहीं होता है कभी भी। सरकार का काम जनता की सेवा करना होता है। मैं चाहूंगा रंजीता जी ये अपना बयान, अपनी बात वापस लें। चंचल जी, हम लोगों की सेवा के लिए हैं, मैं पर आगे लोगों की अपनी सेवा बात करते रख हुए रहा अगर हूँ। कुछ लोग जो उनको इन 600 जलाने का दिनों काम में, करेंगे, जो उनकी इन इज्जत 600 लूटने का दिनों काम में, करेंगे, तो सरकार रंजीता के जी पास मैंने उनकी आपकी, डंडा है। रंजीता जी मैंने आपकी आप बात ध्यान चंचल से जी सुनी थी। विशेषज्ञों आप मेरी अगर बात ऐसी सुनिए, करते जब हैं, आपकी तो बारी आए जब आप दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलना। रंजीता जी, चंचल जी, बात को बीच में दुर्भाग्यपूर्ण रोकना है कि जानता हूँ। आप राजनीतिक मैं आपकी विशेषज्ञ के बात रूप को में बीच में बैठते टोक हैं सकता हूँ। और मैंने एक आपकी बात प्रवक्ता ध्यान का से काम सुनी करते थी। हैं रंजीता किसी जी, मैं पार्टी चाहूंगा का। आप सुने, अब आप सुने। देखिए, आप अपना धैर्य ना खोएं। रंजीता मेहता जी, आप, मैं सबको, सभी मेहमानों से गुजारिश है आपकी बात कि ध्यान से जब जो सुनी कोई थी। बोले मैं धैर्य के आपकी साथ बात दूसरे को सुने। हाँ। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। आपकी बारी है चंचल जब आप जी, बोलना, बीच में आपको मत जब बोलो मैं आप। नहीं तो बिल्कुल मुझे क्लियर कर भी चुकी बीच में हूँ बोलना आता है। कि जो लोग रंजीता हैं जी, उनके मुझे लिए बीच सेवा में है, बोलना आता है। और मैं जो बीच में बोलूंगा फिर आज आगे। आंदोलनकारियों के रूप में अगर यहाँ पर देखिए बलात्कार और जलाने की शमशेर जी, आप घटनाएं इनकी करते आवाज हैं, को म्यूट रंजीता करिए। जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो नांदल साहब बात करें पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं ना, पूरा वक्त है, आपसे पूरा जवाब लेंगे, आप अपने पक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बात पूरी करने दें। आप इन्हें कहा था कि मेरे बीच में कोई ना बोले, अब आप भी प्लीज दूसरे के बीच में ना बोले। कोई बोलता है तो फिर मेरा काम ये कि उसको टोकना मुझे पड़ेगा। नांदल साहब। देखिए रणजीता जी जो कहा वो अपना वाक्य इनको वापस लेना चाहिए। नहीं ले तो चलो, ये तो सरकार है इनकी, नहीं ले तो भी कोई बात नहीं। अब जो 600 दिनों की जो कार्रवाई अभी हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से जो बात हो रही है, सरकार के 600 दिन जो थे, मैं कह रहा हूं शमशेर जी, जो 600 दिन थे सरकार के, अगर मैं सारी चीजें गिनवाना शुरू कर दूं, 1 घंटा मैं ही ले लूंगा जी बिल्कुल, शॉर्ट में ऐसे काम हुए हैं। शॉर्ट में बताता हूं आपको। सबसे पहले तो सबसे एक ऐसा काम हरियाणा के इतिहास में हुआ है कि सरकार का कोई भी मंत्री एमएलए अपने हल्के में जा नहीं सकता। उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। हल्के में सीएम के हल्के में सीएम का विरोध हो रहा है, एमएलओ के हल्के में एमएलओ का विरोध हो रहा है। क्या कारण है इसका? सरकार को सबसे पहले ये जानना चाहिए। दूसरी बात, जो कोरोना के दौरान जो अव्यवस्था पूरे हरियाणा में फैली, वो जग जाहिर है, आपके चैनल ने भी खूब दिखाया होगा। क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। जो बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में 300 रुपए का होता था, 30,000 रुपए में दिन के मिला है। कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। और जो दवाई आपकी, मैं बोलता हूँ, जो दवाई एक बार डॉक्टर ने कह दी कि ये इस्तेमाल होएगी। मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए नांदल साहब की। ये उस दवाई की कीमत अगर 500 रुपए थी तो अगले दिन बिलोंग करते हैं, जो अपने वो दवाई 12,000 रुपए की होगी। देखिए रंजीता जी, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये मेरे साथ हैं, और मैं आपको ये जानकारी दूं कि नियमित तौर पर हम कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। हम किसी मेहमान पर सवाल उठाते हैं, उससे बेहतर है कि अपना पक्ष आप बेहतरी से रखें। आपकी जो बातें हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो सही बातें जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये जब बहू आनी शुरू हो जाती है कि वो एक बैलेंस्ड व्यक्ति ना होकर किसी पार्टी विशेष की तरफ से प्रवक्ता बनकर बैठकर बात करता है, ये आप किसी पर लेबल नहीं लगा सकते रंजीता जी। आप किसी पार्टी का थप्पा किसी पर नहीं लगा सकते। जब आपसे सवाल, देखिए 1 मिनट रंजीता जी, का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं जो हालात है हरियाणा के वो आपको बता रहा हूँ। मैं जो हरियाणा के हालात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। मैंने किस पार्टी विशेष की बात करी यहाँ पे? मैंने आपको हॉस्पिटल के हालात बताए हैं, आप सुनिए ध्यान से। रंजीता जी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? एक मिनट रंजीता जी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कोरोना संकट में लोगों ने इस आपदा को अवसर के तौर पर देखा? प्राइवेट अस्पतालों में लोग बेड के लिए मारामारी कर रहे थे, प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूट रहे थे। पूरे हरियाणा में ये हालात थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और सरकार और प्रशासन। लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए कैसे? ऐसे हालात पैदा हुए कैसे रंजीता जी, जानना चाहते हैं। बाकायदा उनके संज्ञान लेकर एक अस्पताल पर
कार्रवाई करते हुए एक एक का बिल माफ करवाया और वापस करवाया पैसा। पहली ऐसी अरे मैं सरकार है जो कहता हूँ अपनी सरकार की किस होते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल अगर के किसी खिलाफ सरकार ने आपने कार्रवाई मनमानी करी? की तो एक का उसके नाम ऊपर बता ना केवल दीजिए, कार्रवाई की, एक बल्कि हॉस्पिटल उसका का बिल नाम माफ बता करवा दीजिए के खिलाफ उसके आपने पैसे कार्रवाई करी। रिफंड करवाए हैं। कोई पहली हॉस्पिटल ऐसी ऐसा नहीं सरकार था है। जिसने 300 रुपए का बेड, अरे मैं जिसने किसान 300 रुपए का बेड हर 30,000 चीज में ना का दिया हो। रेट निर्धारित कर कोई दिया गया रोकने था वाला सरकार नहीं के था। द्वारा, कोई और भी उसके दवाई जो बावजूद कोरोना में किसी ने इस्तेमाल होने के मनमानी लिए की तो प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर हुई, ना केवल वही दवाई कार्रवाई की 3 गई। गुना 4 गुना रंजीता महंगी जी हो गई। एक मिनट, उसको मैं कोई एक रोकने छोटा सा वाला नहीं एक था। बीच में रखूंगा। कल मेरे साथ 4 लोग मैंने थे। आपको एक कोरोना काल के नादल दौरान की साहब, बातें बताई हैं। हाँ। किसान पिछले 6 महीने से बैठे हैं, 6 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। शमशेर जी सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन उनसे पा रहा हूं। बात करने वाला कोई नहीं है। तो आप देखिए जो सरकार के 600 दिन के हालात है, वो मैंने आपको इन्हीं 600 दिनों में उपचुनाव भी आ रही है सरकार। इन जी। 600 दिनों में उपचुनाव भी आ रही है जी सरकार। नादल जी सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को जब बड़ौदा उपचुनाव हार गई उससे सीखना चाहिए था। क्यों नहीं सीखी सरकार के? भी कहाँ कमी रह गई? और दूसरा तीसरी महत्वपूर्ण बात जो किसान आंदोलन में जो हो रहा है, किसान आंदोलन दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। उल्टा रंजीता जी बोलती है कि हमने डंडा उठा लिया उनके खिलाफ। अरे किसान के खिलाफ आप डंडा उठाएंगे तो खाएंगे क्या? क्या खाएंगे आप? अन्नदाता के खिलाफ आप डंडा उठाएंगे तो खाएंगे क्या? आप अपने आप को समझे जी, आप समझिए इन चीजों को। जिस तरीके से यहाँ पर 600 दिनों की बात जो ठीक है। सरकार कर रही है। ठीक है नादल साहब, एक मिनट रोकूंगा, आपको। एक मिनट रंजीता जी मेरी बात सुने। वहाँ पे हमने 60,000 वोट ली। रंजीता जी मेरी बात सुने। कोई चुनाव जीतने के लिए होता है, कोई चुनाव हारने के लिए होता है। ये नहीं कि एक पार्टी सारे चुनाव जीतती है। एक बात और उसके बाद बताऊंगा, मेयर के चुनाव भी हुए हैं, एसडीओ की भर्ती होती है आपकी स्टेट में, हरियाणा में एसडीओ की भर्ती होती है, जिसमें से 70% लोग बाहर के हैं, हरियाणा से बाहर के। ठीक है। 70% लोग अब हरियाणा से बाहर के हैं। मैं रंजीता जी आपसे सवाल करूंगा, मैं करूंगा। एक मिनट नादल साहब, एक सेकंड। रंजीता जी मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि डंडा कई बार उठाया गया। रंजीता जी डंडा कई बार उठाया गया, पिछले दिनों में हमने देखा है, लोगों के सर माथे पे फूटे हैं, किसानों की तरफ से भी रिएक्शन हुआ है, और उसके बाद जिन पर मामले दर्ज किए जाते हैं फिर मामले वापस भी ले लिए जाते हैं। ऐसा होता है कि बड़ा सवाल है, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद कोई सही से जवाब आता नहीं। लेकिन एक चीज, मेरे साथ कल 4 लोग जुड़े थे, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। आरन मलिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, कहा कि किसान पर डीजल की मार 1 एकड़ में 20 घंटे तक लग जाते हैं किसान को अपना खेत भरने में। अब डीजल का दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या किसान इससे संतुष्ट होगा? आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के खाते में पैसे डाले, लेकिन ये जो मार है किसान के ऊपर, इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? दूसरी बात, मैं किसान की बात कर रहा हूं, पानी की किल्लत की बात कर लेते हैं। एसवाईएल पर हर सरकार का दावा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक यमुना नदी पर डैम नहीं बनेगा तब तक किसान की समस्या पानी की हल नहीं होगी। और उन्होंने एक बात और कही, प्राइवेट स्कूल की मार, प्राइवेट अस्पतालों की मार और किसान के लिए पानी की आपूर्ति। मैं वो बातें बता रहा हूं जो कल चर्चा में सामने आई। अगर उसके ऊपर सरकार बेहतरी से काम करे तो लगता है कि किसान की हालत को बेहतर किया जा सकता है। एक बात, गुरजीत मान मेरे साथ कृषि एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, मैं बातें बता रहा हूं आपको जो उन्होंने कहा। यह कहा कि अनुदान दिया जाता है और बेहतर किया जाना चाहिए। मिट्टी पानी की जांच की बात की, उस जांच को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान को ट्रेंड किया जाना चाहिए। और यह भी बात सामने आई कि हमारे देश में किसानों के लिए कृषि को लेकर वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं होता। ये बातें जो कल चर्चा में सामने, उस पर काम होना चाहिए। किसानों को अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर आज तक की बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले से लेकर आज तक इस हालत को बेहतर करने के लिए, को बेहतर दिशा में किसान को, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में अगर इस पर ज्यादा फोकस किया जाए तो आज जो किसान है या जो आपकी नजर में कांग्रेसी या विपक्षी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते। और कांग्रेस से सवाल रहेगा मेरा। आ रहा हूं नादल साहब आपके पास। एक एक चीज का जवाब दो जी बिल्कुल जी। आपने पेट्रोल और डीजल के रेट की बात की। 2014 अक्टूबर तक नियंत्रण जो था वो सरकारों के हाथों में होता था। 2008-9 में जब कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने WHO से अपना सिग्नेचर करके जो एग्रीमेंट किया, उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे हाथों से कंट्रोल निकलता गया और 2000 अक्टूबर में बिल्कुल हाथ निकल गया। मैं पूछ रहा हूं, एक बात पूछना चाहती हूँ, आज सरकार नहीं निर्धारित करती पेट्रोल और डीजल का रेट, आज
ये रंजीता कह रहा जी, हूं कि जो एक चीज बताऊं शमशेर जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए, एक मिनट, जो 6,000 रुपए किसान के खाते में आ रहे हैं, उससे उस 6,000 से तो एक फसल में 1 एकड़ में पानी भी नहीं दे सकता वो। ठीक, हाँ। तो उस 6,000 में करेगा क्या? 1,40,000 करोड़ की जो ऑयल पॉइंट उन्होंने खरीदे थे, उसका ब्याज भरकर हमने ये बात आ रहा हूँ, देखिए एक मिनट देखिए, ऐसा नहीं, एक मिनट, ओंकार सिंह जी, उसमें इस सरकार ने क्या किया, डेली के रेट बढ़ने शुरू हो गए। पहली सरकारों में ये था कि महीने में 6 महीने में रेट की समीक्षा होती थी। हर रोज ओंकार सिंह जी और बादल जी, एक मिनट, 80 रुपए से ऊपर जा चुका है पेट्रोल। एक मिनट, मैं रंजीता जी, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, आपने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के काल में ऐसा हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो दाम है पेट्रोल डीजल के, वो विश्वास करने लायक हैं कि इतना कैसे हो गया? इन्हीं पेट्रोल डीजल पर जब सरकार, आप विपक्ष में थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो रेट पेट्रोल डीजल का डाउन जाता है, नहीं, ये जो कांग्रेस, देखिए मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा रंजीता जी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कांग्रेस से करूंगा, नहीं, मैं कांग्रेस की बात कांग्रेस से करूंगा, एक मिनट, मैं कांग्रेस की बात कांग्रेस से करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस पर एक भी ऐसी चीज जो की हो इसके रेट को कम करने के लिए, मैं सुनिए रंजीता जी, ये कांग्रेस वाला सवाल कांग्रेस से करेंगे, 7 सालों में हमने इथेनॉल जो कि पेट्रोल में मिक्स हो सकता है, डीजल में मिक्स हो सकता है, हाँ। जिसके चलते रेट की कीमतें कम हो सकती हैं, हाँ। और उत्पादन गन्ने का सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे होते हैं, जिससे इथेनॉल बनता है। रिजल्ट हमने दिखा? उसके ऊपर काम किया है, रिजल्ट नजर आया? काम किया है, 12 करोड़ रुपए ठीक है। इस बात पर काम कर रहे हैं कि इथेनॉल की मिक्सिंग से हमारा पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो सके। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार सुनिए ओंकार सिंह जी, सुनिए, ऐसे चर्चा, ओंकार से एक मिनट रोकूंगा सबको, मैं रोकूंगा सबको, एक मिनट रोकना चाहूंगा, ओम प्रकाश जी के पास चलेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 600 दिनों में परिस्थितियां हरियाणा में कैसी रही। सरकार का यह कहना है कि हमने 600 दिनों में जो काम किया वो 1200 दिनों के बराबर करने की कोशिश की है। 400 दिन कोरोना की भेंट जरूर चढ़ गए, अब उसमें शिक्षा भी आती है, स्वास्थ्य भी आता है, उसमें कृषि भी आती है, और भी तमाम चीजें आती है जिन पर चर्चा होना जरूरी है। अब इनको लेकर विपक्ष का अपना तरीका होता है बात रखने का, सरकार अपने तरीके से बात रखती है, लेकिन जो निष्कर्ष निकलेगा वो चर्चा के आखिर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों ना हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर।
ताऊ तावड़ा एक बार साइकिल दे। के बात हुई रे? बिजली का बिल भरकाना आज आखिरी तारीख से। अरे बर्दे क्यों मजाक कर रहे है ताऊ? मजाक ना करता, ईब ते बिजली के बिल ऑनलाइन भरे जा से। ताऊ मेरे द्वारा फोन तो से, पर बेरा कोना बिल क्यों कर भरिया करें इस पे? ले दे मैं बताऊंगा, या बिजली विभाग की वेबसाइट से यो तराड़ बिजली विभाग का अकाउंट नंबर भरिया जाएगा, आड़े तेरे ATM कार्ड का नंबर और इस बटन ने दाब दिए ले भरिया गया तेरा बिल। तूने तो मेरी हांड बचवा दी। अपने बिजली के बिल ऑनलाइन भरो, अर्जी से लो। बड़ा मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कैसे रहे 600 दिन सरकार के। इसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चंचल नाना हैं, रंजिता मेहता मेरे साथ है बीजेपी से, ओम प्रकाश डाबला कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह प्रवक्ता मेरे साथ इनेलो से हैं। मैं डाबला जी से बात कर रहा था। डाबला साहब, कल दिनों का हिसाब मांगने की बात, सालों का हिसाब मांगने की बात, उसको लेकर सीएम ने जवाब दिया, लेकिन जो मेरे साथ लोग जुड़े उनका ज्यादातर का एक जो मुद्दा था उस पर यह कहना था कि आज जो बातें सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए कांग्रेस कह रही है, अगर यहां पर कांग्रेस होती तो हो सकता है बीजेपी वैसा ही करती। और अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो बेहतर CHC PHC अस्पतालों को लेकर काम किया जाता, ये उन लोगों का कहना जो मेरे साथ जुड़े थे, तो आज इतनी समस्या हमारे सामने नहीं आती। हालांकि ये बात भी सामने है कि सरकार को मैनेजमेंट के तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर का यही कहना था कि आज विपक्ष का काम यह हो गया है कि दिन अगर सत्ता पक्ष बताता है तो विपक्ष रात बताए, और अगर जो सरकार कोई भी काम करे उसके खिलाफ चलना यह विपक्ष का काम हो गया है। तो क्या विपक्ष की यही जिम्मेदारी रह गई है, यही भूमिका रह गई आज? आ रहा हूं नादल साहब आपके पास, 1 मिनट में थोड़ा सा डाबला साहब से बात कर लेता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हरियाणा में कांग्रेस का राज था उस समय हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था, चाहे वो प्रति व्यक्ति निवेश का मामला हो, चाहे रोजगार के लिए मामला हो, चाहे और किसी का मामला, हर मामले में हरियाणा नंबर 1 था। लेकिन पिछले 600 दिनों में बीजेपी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोई काम किया। आप बात ले लीजिए, आज हरियाणा पूरे देश के अंदर जो MEI की रिपोर्ट आई है उसके अंदर हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। अभी कोरोना काल के अंदर इन्होंने क्या किया है? कोई काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने घोटाले पर घोटाला, कहीं धान घोटाला है जी, कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, सिर्फ ये घोटालों पर रही है। और अस्पतालों की आपने दयनीय स्थिति देख ली होगी। कोरोना काल के अंदर लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को दवाइयां नहीं समय पर मिली, ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन के कारण लोग मर गए। और सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ये रही, जो प्राइवेट अस्पताल थी उन्होंने लूट मचा रखी थी, इन्होंने कहीं उस पर रोकथाम नहीं लगाई और लोगों ने देखिए रंजिता जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए विपक्ष को लेकर मैंने सवाल किया, अब इनकी बात सुन लेते हैं, सुनना जरूरी है। आप भी धैर्य रखें, आपकी बारी आएगी। मैंने जो बातें कल मेरे सामने उस पर चर्चा कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, और अगर किसी को उसमें संदेह है तो पूरा कल का वीडियो मैं प्रत्येक के पास भेज दूंगा एक एक करके। मैं वही चीजें बाकायदा नाम लिखकर मैं आया हूं कि किसने क्या बोला, और उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा हूं कि विपक्ष को लेकर हाँ। जो पेशा भाई भतीजा बाद में विश्वास करती थी, क्षेत्र बाद में विश्वास रखती थी, ये एरिया शैलजा का एरिया। रंजिता जी बात पूरी होने दो। रंजिता जी एक मिनट, रंजिता जी एक मिनट। देखिए मैंने पूरा वक्त आपको दिया, विपक्ष जो काम कर रहा है। एक मिनट रंजिता जी, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, इनकी आदत ऐसी बन गई है। अगर बोलिए आप डावला साहब, मैंने रोक दिया है। हाँ, ये आज जो आपकी डिबेट हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा लगा रही है बहन जी से निवेदन है कि वो सबकी बात सुने और उसके बाद जवाब दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो रिपोर्ट आई है, 4,33,000 बच्चे स्कूल सरकारी स्कूलों से आउट हो चुके हैं। और आपकी अस्पतालों की बात करें, इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल के अंदर एक भी बड़े अस्पताल कहीं नहीं बनाए हैं, कहीं बनाए होते बताएं। मैं एक बात कहूंगा ओम प्रकाश डावला जी, एक बात मेरे सामने डॉक्टर सतवीर चौधरी जो थे पूर्व डीसी हेल्थ डिपार्टमेंट से, उन्होंने एक बात कही, बड़ी बात उन्होंने कही कि CHC PHC हेल्थ एजुकेशन, इसके ऊपर काम आज से 30-40 साल पहले का जिक्र किया।
उससे पहले तो जरूर बेहतर काम उनकी नजर में था कि पहले क्या था कि सरकारी अस्पतालों में जाना लोग जो है बेहतर समझते थे, लेकिन पिछले 30-40 साल पहले कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारी धीरे धीरे डिपेंड हो गई हैं प्राइवेट अस्पतालों पर। तो उसमें कांग्रेस की सरकार भी आ गई, उसमें इनेलो पार्टी की सरकार भी आ गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। अगर इतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवा आप लोग छोड़कर गए तो आज जिन ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, बेड की बात कर रहे हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी भी गिर जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, आप जानते हैं सीएससी पीएससी के हालात कैसे हैं। डॉक्टर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आज भी उतने नहीं है जितने होने चाहिए, और ये केवल आज से नहीं है। और ये प्राइवेट जो रैकेट है अस्पतालों का फलना फूलना, इसमें किसी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने पूरी छूट दी है। शमशेर सिंह जी, आप जो हमारे 9.5 साल का कार्यकाल देखेंगे, उसमें हमने कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसके अंदर हमने बड़ी बड़ी अस्पतालें नहीं बनाई हो। आज उन अस्पतालों में जरूरत थी डॉक्टरों की, आज उस अस्पतालों में जरूरत थी सुविधा देने की। ये बात भी सामने है डावला साहब, ये बात भी सामने है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। बिल्डिंग में बता दूं आपको, बहुत से ऐसे सीएससी पीएससी हैं आज जिनकी इमारतें भरभरा कर गिर चुकी हैं या गिरने की कगार पर हैं, ये आप भी जानते हैं, और ऐसे रिपोर्टें आती रहती हैं। तो शमशेर सिंह जी, ये तो जो पार्टी सत्ता में फिलहाल होती है उनका काम उसका देख रेख करना। नहीं, जो आप लोग काम करके गए उसके सवाल ना पूछें, जो आप लोग छोड़ करके उस पर बात ना करें। हम छोड़ के गए थे एम्स से, बांद्रा के अंदर एम्स बनाया था, क्या उसका विस्तारीकरण किया गया? इन्होंने अपने 5.5 साल के 6 साल के राज में कभी उसका विस्तारीकरण किया? ठीक है, चले डावला साहब, ठीक है। मैं ओंकार नादल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ओंकार जी से सवाल ले लेता हूं। ओंकार साहब, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि मैंने सब लोगों को लेकर बात करी, सरकार को लेकर बात करी, जो रिपोर्ट आई वो मैं लगातार रंजिता जी से पूछ रहा हूं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा मैं कि अगर विपक्ष आज जो दावे कर रहा है, जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर कल जितने लोग जुड़े सबका कहना था कि विपक्ष को हम देख चुके हैं, क्या हमने देखा नहीं? कई ऐसी पार्टियों को देखा। अगर वो इतना विजन लेकर चलती, हरियाणा प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने की कोशिश करती, और आज जिस चिंता की बात आज हम कर रहे हैं उसमें शिक्षा भी आ गया, स्वास्थ्य भी आ गया, रोजगार भी आ गया, अगर ऐसा कोई 20 साल 25 साल का रोड मैप तैयार किया जाता, बड़ा इन्वेस्टर यहां पर लाया जाता, तो आज बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट नहीं होता। सवाल सरकार से भी है, लेकिन सवाल विपक्ष से भी होगा। शमशेर जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पे योजना तुरंत बनाई जाती है। अब कोरोना को आए हुए 1 साल हो गया, हमारे को ज्यादातर नुकसान कोरोना की दूसरी लहर में हुआ, जिसमें दवाइयों की, ऑक्सीजन की कमी से हमारे बहुत से भाई बहन बुजुर्ग हमारे को छोड़कर चले गए। ये 10-20 साल पहले वाला बात नहीं था, ये तुरंत एक्शन लेने वाला बात था। जब इनको पता था कि दूसरी लहर आनी है, वैज्ञानिकों ने सचेत कर दिया था, और जिनके जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी महोदय वो बंगाल में रैलियां कर रहे थे, 2-2 लाख 3-3 लाख को संबोधित कर रहे थे, इनको कोरोना उस टाइम नजर नहीं आया। और मैं अपनी बहन रंजिता मेहता की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्होंने बोला कि हम किसानों के लिए डंडा उठा लेंगे, और मैं इनको बताना चाहता हूँ किसान इतना समझदार हो चुका है, किसानों को गोलियां मारते हैं आप, हम डंडा नहीं उठाते, हम जीवियों में डंडा मारते हैं। आप किसानों को गोलियां मारते हैं, क्या किया आप जैसे लोग जो किसानों को कंडेला कांड में लाइन में खड़े करके गोलियां मारते हैं। किसान आपको कुछ तो माफ नहीं करेगा, चिंता मत कीजिए आप। रंजिता जी सुन ले थोड़ी देर, ठीक है ना, आपके पास गोलियां मत मारिए किसानों को आप लोग। रंजिता जी इस तरीके से आपने गोलियां मारी। देखिए रंजिता जी, जब देखिए ऐसे ना कोई लोग आप दोनों में से किसी को सुन नहीं पाएगा, बात पूरी करने दें, मैं आ रहा हूं आपके पास, वक्त देना ओंकार सिंह जी को, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे। हमने मेडिकल की 1800 सीटें बढ़ा दी है, तो मैं आपको बताना चाहता था कि जो वार्षिक फीस 80,000 रुपए 1 साल की थी मेडिकल स्टूडेंट की, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। आज अगर कोई डॉक्टर आएगा तो 40 लाख रुपए एजुकेशन फीस देके आएगा। वो डॉक्टर आने के बाद क्या सेवा करेगा? वो लोगों की गर्दन नहीं काटेगा। ये मेरी बहन ज्यादा बोलती है क्योंकि नई बीजेपी में गई है। इस पे सवाल नहीं, कौन कहाँ जाता है, किस पार्टी में जाता है, जिस विचारधारा से प्रभावित है वो जाएगा। वो आज हो सकता है इनेलो से कोई बीजेपी में चला जाए, कोई बीजेपी से इनेलो में आ जाए, ये सवाल है। की प्रवक्ता है जो पिछले 15 साल से जीरो हो चुकी है, आपको तकलीफ इस बात की है। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा ओंकार सिंह जी, एक सवाल पूछा कि स्वास्थ्य सेवाएं, 1 मिनट में पूछ रहा हूं, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अगर पहले से बेहतर नहीं होती
तो एक सवाल आया था कल इस बात को लेकर कि स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर किसने क्या किया, तो जवाब ये मिला मुझे पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि 30 से 40 साल पहले के वक्त को थोड़ा छोड़ दें, उसके बाद ये रैकेट पनपता चला गया और उसमें सब भागीदार हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का हो नहीं सकता। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब इन लालों की सरकार रही है, बीजेपी भी हमारी साझीदार थी। उस वक्त की स्वास्थ्य सेवाएं और आज की स्वास्थ्य सेवाएं, समय का डिफरेंस देख लीजिए, इन्फ्लेशन का रेट देख लीजिए। अगर दोनों को कंपेयर करोगे, इन लालों की सरकार इनसे लाख दर्जे बेहतर आएगी। आज इनके चलिए, ये अपनी अपनी पार्टी को बेहतर बनाने का, बेहतर बताने का एक तरीका होता है, हर पार्टी ऐसा ही करती है। नांदल साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चंचल नांदल जी आपसे पूछूंगा। कल एक चर्चा आई कि खाद्य तेल हम आयात करते हैं और उस खाद्य तेल के आयात के चलते बहुत सारा पैसा हमें बाहर देशों को देना पड़ता है। मैं खेती बाड़ी की बात कर रहा हूं। और एक बात और निकलकर सामने आई कि हमारे देश में किसानों को प्रमोट किया जाना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए था। और हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसमें अगर खेती बाड़ी पर फोकस किया जाए तो और तमाम तरह के जो रोजगार हैं वो उस पर फोकस करने की बजाय खेती बाड़ी इतना ज्यादा प्रदेश को दे सकता है जिससे प्रदेश को किसी दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। एक बात सामने आई और यह भी कहा कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठकर इस मसले पर चर्चा करें सीधे तौर पर, देखिए वो केंद्र सरकार से क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लेकिन अगर, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा है और कृषि प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, किसान और अगर मुख्यमंत्री के बीच वार्ता हो और कृषि को बेहतर करने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जाएं, ये बातें निकली थी, उसको लेकर बात कर रहा हूं, तो प्रदेश की तकदीर, तस्वीर को बदला जा सकता है और आज जो विवाद हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, उससे निपटारा पाया जा सकता है। देखिए शमशेर जी, जितनी भी सरकारें आई, इससे पहले भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसानों को लेके किसी ने धरातल पे कोई काम नहीं किया जी। और धरातल पे काम नहीं किया, उसकी वजह से किसान के ये हालात हैं। मंडी में किसान कोई भी चीज बेचने जाता है, उस टाइम सरकारी रेट कुछ और होता है, जैसे वो बेच के निकलता है उसके बाद रेट कुछ और हो जाता है। हमने हर बार देखा है, सरसों के टाइम पे देखा है, धान के टाइम पे देखा है हमने। और ये किस लिए हो रहा है कि सरकारें इस बात को लेके संजीदा नहीं है, कृषि को लेके संजीदा नहीं है। क्या कारण क्या दिखता है इसके पीछे, क्या वजह मान के चलते हैं? ये जो सरकारें होती हैं इनका फोकस ऐसा क्यों नहीं है? सरकारें किसानों के मुद्दों को लेके सत्ता में तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद किसानों को भूल जाती हैं जी। अब आप देखिए, हरियाणा में ही ट्यूबवेल के लाखों कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, जो बिजली के कनेक्शन होने हैं। किसान को डीजल से खेती करनी पड़ती है, डीजल का रेट आप देखिए क्या हो गया है। बिजली सब्सिडी में मिलती है, उसके कनेक्शन नहीं मिलते। सोलर की व्यवस्था हुई थी, सोलर से ट्यूबवेल चलेंगे, वो कामयाब नहीं हुआ, थोड़े दिन चला, उसके बाद कामयाब नहीं हुआ। तो शमशेर जी, जो सरकारें आती हैं वो धरातल पर काम नहीं करती, सबसे पहली बात तो ये है। आने से पहले तो बहुत सारी बातें होंगी, हम ये कर देंगे, हम एमएसपी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूँ एमएसपी से पहले जरूरी है जो खेत में किसान की जरूरत है उसकी तरफ ध्यान देना। एमएसपी तो जब फसल पक के आ जाएगी उसके बाद की जरूरत है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, एक मिनट आप ही के पास आऊंगा अभी, रंजिता जी आप ही के पास, एक मिनट का मुझे समय चाहिए। जैसे ओम प्रकाश जावला जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं उनके टाइम पे ठीक थी, मैं कहता हूं मैं अभी दोनों सरकारों को कंपेयर करूंगा। जो अभी पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे 10 साल तक। रोहतक में पीजीआई है, पीजीआई की जो हालत खराब है 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा नहीं सुधार पाए, बहुत बुरे हालात है वहां पे। सिर्फ बिल्डिंग बन गई, आप वाली बात है, उनमें काम नहीं हुआ। अब मैं लेटेस्ट बताऊंगा आपको, पिछले साल जब 2020 में कोरोना शुरू हुआ तो बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर व अन्य चीजें खरीदी गई, लेकिन जब ये दूसरी स्ट्रेन कोरोना की आई शमशेर जी, वो वेंटिलेटर रखे रखे खराब हो गए, उनको उपयोग में ही नहीं लाया गया। ये तो पीजीआई रोहतक की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसका पूरे हरियाणा में सिक्का है, नाम है। तो मैं कहता हूं शमशेर जी, सरकारें तो कोई भी, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, धरातल पे कोई सरकार काम नहीं कर रही जी। यहाँ पे मैं एक उदाहरण आपको आम आदमी पार्टी का जोड़ दूंगा शिक्षा की बात को लेके। दिल्ली में जो सुधार हुआ है वो सबने देखा है, तो क्यों नहीं यहाँ भी ऐसा कुछ होता। मैं कहता हूँ 1200 के करीब स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं।
किस लिए है वो? क्यों शिक्षक वहाँ पे शिक्षक कौन लगाए जाते हैं? जो टेस्ट पास, दो टेस्ट पास करने होते हैं, उसके लिए टेस्ट पास करे शिक्षक लगता है, लेकिन वो शिक्षक को तनख्वाह तो पूरी मिलती है, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करता। बात वही आ जाती है शमशेर जी कि धरातल पे किसी भी विभाग पे हरियाणा में काम नहीं हो रहा। ये जो इम्प्लीमेंटेशन कराने की बारी आती है तब कहीं हम थोड़े से पिछड़ जाते हैं। यही एक वजह सामने आती है कि सब कुछ करने के बाद भी उसका रिजल्ट उतना नहीं आ पाता जितना उसका होना चाहिए। ठीक है नादिल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। रंजिता जी, एक मेरा सवाल और सुन लें आप कि एक बात और निकली थी, महंगाई को लेकर तो बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक बात किसानों को क्रेडिट देने की बात हुई, एक और बात पढ़ाई को लेकर हुई कि हम ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं और इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, परसों बात हुई थी, 2-3 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने बहुत से हमने ऐसे सुझाव दिए, उन्होंने उन बातों को स्वीकार भी किया, माना भी कि ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प जरूर है, लेकिन ये बेहतर विकल्प साबित नहीं हो रहा, इसके बदले में कुछ नया लाया जाना चाहिए। और उसके साथ ये भी बात जुड़ी, हमारे साथ जो अनुराग धारीवाल एजुकेशनिस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हर बच्चे तक पहुंचा जाए, लेकिन अभी तक टैब दिए जाएंगे, ये बात हो रही है। टैब देने को लेकर पिछले 6 महीने से चर्चा हो रही है, लेकिन अभी उसके ऊपर कितना काम हुआ ये आपसे जानना चाहूंगा। शमशेरा, मैं बोलना शुरू करूं? जी। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि किसी भी सरकारों ने कृषि के ऊपर काम नहीं किया, तो मैं गिनाना चाहूंगी कि भाजपा सरकार आने के बाद क्या क्या काम हुए। माइक्रो इरिगेशन को लेकर आज तक ध्यान नहीं दिया गया था पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, जिसके चलते हमारा मैक्सिमम एरिया डार्क जोन में जा रहा था। हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछले बार 1 लाख हेक्टेयर। रंजिता जी, बीच में छोटा सा टोकूं आपको मैं इस सवाल पे, माइक्रो इरिगेशन पे। माइक्रो इरिगेशन को लेकर गुरजीत सिंह मान से चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा कि माइक्रो इरिगेशन उन इलाकों में कारगर नहीं है जहां पर सरसों, जहां पर धान, जहां पर गेहूं की खेती होती है। बागवानी के लिए अच्छा विकल्प है, लेकिन उन किसानों के लिए अब भी समस्या है, और वो ज्यादातर इलाके डार्क जोन वाले हैं। सरसों और गेहूं जहां पर पैदावार होती है वो डार्क जोन का इलाका है, उसमें फोकस करने की जरूरत, उस पर काम होना चाहिए। शमशेर, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। इस बार आपने रबी की फसल भी देखी, आपने खरीफ की फसल भी देखी, दोनों फसल के अंदर बम्पर पैदावार हुई हरियाणा के अंदर। और सबसे पहली बार जो है आज हरियाणा के किसान को सरसों का और सूरजमुखी का एमएसपी से भी कहीं ज्यादा 4650 एमएसपी थी, 8000 9000 तक का भी रेट मिला। आज एक एक दाना सरसों खरीदा गया, एक एक दाना सूरजमुखी खरीदा गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कारण आप बताएंगे मुझे कि ऐसा क्यों हुआ? ये 8000 9000 ये रंजिता जी ऐसा हुआ क्यों? एक मिनट रंजिता जी, 1 मिनट, ये पूछूं आपसे मैं, छोटा सा सवाल ये ऐसा, देखिए एक एक बात का आप ही से बात कर रहा हूँ, ऐसा हुआ क्यों? जो सरसों, जो सूरजमुखी खरीदा जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण आपको दिखता है कि इतने महंगे दाम पर खरीदा गया? क्योंकि ये जो कानून, जिनको आप काला कानून बताते हैं, यही ऑप्शन है कि अगर बाहर मार्केट ओपन है और एमएसपी से ज्यादा खरीदार आपसे खरीदना चाहता है तो आप उसको बेच सकते हैं। जिसकी अफवाह उड़ाकर ये कहते हैं कि ये कानूनों के चलते हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी, हमें एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। सरकार आपको बता रही है जनाब, हम सरकार भी नहीं खरीद पाई आपका, क्योंकि आपका रेट ज्यादा बिक रहा था। हमें आपकी जेब और इसके तुलना में जो खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए, उसके पीछे क्या कारण है? खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए तो ये मान लिया जाए कि सरसों और इनको हम महंगे दाम पर खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो फिर तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तो इससे तो फिर वो सिस्टम आम आदमी के लिए महंगाई की जो मार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्यों हो रहा है? एक बात का जवाब दीजिए। आज अगर सरसों का बम्पर रेट किसान की जेब में गया है, जो पहले सरसों का जो खरीदते थे और तेल आगे क्या बेचते थे, उसका जो मार्जिन रेट था वो किसकी जेब में जाता था? आज सीधा किसान की जेब में गया है। आप नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो। आज भवंतर भरपाई योजना में जहाँ 14 फसलें थी, हमने वो 22 फसलें कर दी। उसका फायदा किसको हुआ? किसान को हुआ। आज जिस तरीके से वही फसल बार बार आप उगा रहे हैं, बाजरा बार बार उगा रहे हैं, और उसको हम रखने के लिए हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उनको मोल्ड करके दूसरी फसल पर लाने के लिए किसने प्रोत्साहन किया? हमारी सरकार ने किया। पिछले साल हमने 1 लाख हेक्टेयर का टारगेट दिया था, 94,000 का आंकड़ा हमने पार किया। इस साल हम 2 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। 7,000 पे हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। अगर आप जो कहा जाए वो बीजेंगे, आपको 7,000 रुपया पर एकड़ हमारी तरफ से ये प्रोत्साहन राशि मिल रही है। तो ये सब चीजें किसके लिए हैं? ताकि वो चीज होगी जिसकी आज मार्केट के अंदर डिमांड है। आज ये 7,000 वही चीज उगा रहे हैं और वो उसकी डिमांड है नहीं है, तो उसको आपको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। मेरा पानी सरकारों में टमाटर
टमाटर जो था सड़कों पे फेंके जाता था, आज हमने उसको भी, हर चीज को भी बंपर भरपाई योजना में ले लिया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, रंजिता जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर चर्चा हुई। गुरजीत सिंह मान का ये कहना था कि अनुदान देती है सरकार, अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी और पानी जो फसल वहां पर लगाने के लिए सरकार बोलती है उसके लिए वो जगह उपयुक्त है कि नहीं, इस पर काम नहीं हो रहा। ये भी कहा कि क्रॉप, वो जो फसलें हैं, मैं एक मिनट सुन लें, एक मिनट किसान से उसकी फसल का ब्यौरा लिया जा रहा है, रंजिता जी सुन तो ले, गाइड किया जा सके। पूरा जवाब एक बार जी। सुन ले, मैं बस गाइड नहीं कर रहा, जो मुझे कहा मैं बता रहा हूँ, आगे सुने, जिसने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्रॉप कामयाब हो या ना हो, इसको लेकर भी बात चली कि जो फसलें लगाई जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी फसलों को बोया जरूर गया, बाद में किसानों ने वहां से हटा दिया गया, ऐसी शिकायतें भी सामने आई। अब आप बोलिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर हमारी तरफ से गाइडेंस ना होती, उनको अच्छा बीज ना दिया गया होता, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बने होते, तो बम्पर पैदावार के हवा में हो जाती। आज तक इतिहास में नहीं हुआ जितनी बम्पर पैदावार इस बार हुई है, क्योंकि हर चीज पे उनको गाइड किया जा रहा है। जहां पर उनका डबल चीज उग सकती है, वहां पे वो पुराने जो धड़े की चीजें थी उसी को करते आ रहे थे, ना उनको गाइड करने वाला था, ना उनको बताने वाला था। इस बार हमारी सरकार बार बार, ठीक है, छोटा सा कमेंट नादल साहब, एक मिनट, ठीक है रंजिता जी, खुशहाल रहे, बल्कि उसकी जेब में पर्याप्त पैसा भी जाए। अब देखिए, मुझे औरों को वक्त देना थोड़ा सा, नादल साहब जल्दी से कमेंट छोटा सा। देखिए शमशेर जी, जो रंजिता मैडम ने बात कही कि भाई जो सरसों का रेट इतना ऊंचा हो गया, और फिर आपने उसका जो जवाब दिया कि भाई सरसों का तेल महंगा हो गया, तो हम हर बार ये कहते हैं कि एक जो कृषि कानून है ये काले हैं। अगर बाहर मार्केट में फसल महंगी बिकेगी या महंगी खरीदी जाएगी तो उसे खाद्य पदार्थ महंगे होंगे और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए तो ये मंडियां हैं कि आप कंट्रोल रेट में खरीदेंगे तो कंट्रोल रेट में मार्केट में सामान जाएगा और जिससे आम आदमी को सस्ता खाद्य पदार्थ मिलेगा। जी ठीक है, नादल साहब, ओंकार सिंह जी के पास जाऊंगा। ओंकार सिंह जी, छोटा सा कमेंट आपका इस पूरे 600 दिनों को लेकर, शांति से मैं कहूंगा कि आपकी तरफ से छोटा सा कमेंट और बहुत शालीनता के साथ। 30 सेकंड आपके पास है, मुझे ओम प्रकाश जी के पास भी जाना है, 30 सेकंड आप लोगों के पास है। ओंकार सिंह जी बोलिए। शमशेर जी, सबसे पहले मैं अपनी बहन को ये कहना चाहूंगा कि इस 600 दिन में कितनी भर्तियां करी इन्होंने, एक भी भर्ती नहीं हुई इनकी। ये 600 दिन का राग लाते हैं, 600 दिन में 400 दिन तो ये कहते हैं कोरोना की भेंट चढ़ गए, 200 दिन किसानों की भेंट चढ़ा दी है इन्होंने। किसानों का मसला ऐसा मसला है, मेरे भाई जो मंडल जी बता रहे थे बिल्कुल ठीक है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने बदलाव किया उसकी वजह से भंडारण की लिमिट खत्म हो गई, जमाखोरी और काला बाजारी की उम्मीद बढ़ गई। यही एक कारण है कि आज सरसों का रेट उन्होंने तो महंगा खरीदा, किसान को 2 पैसे जरूर महंगे मिले, लेकिन उसका ये तो आपके पेट में दर्द क्यों है ओंकार जी? अगर किसानों को पैसा मिल रहा है, अगर किसानों को 4 पैसे फालतू मिल रहे हैं, जो हमेशा ही पहली जमात में रहा, ठीक है, चलिए डावला साहब, छोटा सा कमेंट आपका, छोटा सा कमेंट आपका। चलिए ओम प्रकाश डावला जी, ओम प्रकाश डावला जी, क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं आगे? छोटा सा कमेंट, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है बहुत बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभाना। इस चीज में ही मशरूफ है कि हुड्डा जी शैलजा जी को कैसे खत्म करे, शैलजा जी हुड्डा जी को कैसे। रंजिता जी एक मिनट, ये पार्टी आपस में लड़ती है, रंजिता जी सुनो, कोई आस नहीं लगती कि सरकार कुछ कर पाएगी। ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार साबित हो रही है, ठीक है, और सिर्फ टाइम पास करने वाली सरकार लग रही है, सिर्फ टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अपना मिनिमम प्रोग्राम लागू नहीं कर पाई है, सिर्फ टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इनकी आपस में कोई काम नहीं हो रही। चलिए रोकूंगा आप सभी को, बहुत शुक्रिया रंजिता जी आपका भी, नांदल साहब आपका भी, ओम प्रकाश डावला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ओंकार सिंह जी आपका भी चर्चा में मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो चर्चा हुई, उन चर्चा के दौरान जो बातें निकली उस पर हमने बातचीत की। हालांकि राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तरीका होता है, जो राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति ना करें तो फिर उसको राजनीति कैसे कहा जाए। राजनीति में आते हैं तो उसी चीज़ के लिए आते हैं, कुर्सी प्राथमिकता जरूर होती है, लेकिन अगर जनता के, आम जन के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो फिर लोग जो है वो उनके खिलाफ भी चले जाते हैं। बात सरकार के कामकाज को लेकर हुई। विपक्ष का ये मानना है कि सरकार ने इन 600 दिनों में कोई काम नहीं किया, और सरकार का ये मानना है कि हमने इन 600 दिनों में 1200 दिनों के बराबर काम किया। किसानों को भावांतर भरपाई की बात करें, वो हमारी तरफ से दिया गया,
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं। जो पानी बचाएगा किसान, धान नहीं बोएगा, उसको पैसा सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात हुई। शिक्षा को लेकर जहां तक बात आती है, बुनियादी शिक्षा को लेकर, उसमें जो पढ़ाई आज हम बच्चों को करवा रहे हैं कोरोना संकट में, वो बच्चों पर बोझ बन रही है। उस पर शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं हाँ, इस प्रकार की चीज़ों पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से लगभग कोई भी पार्टी की सरकार रही हो हमारे प्रदेश में, वो उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाई या डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसके चलते कोरोना संकट में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और निजी अस्पतालों का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ रहा है, वो इस बात का संकेत है कि आम आदमी के लिए कल हो सकता है कि इलाज लेना मुश्किल हो जाए। हम बीमे की बात तो करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्या हर आदमी इंश्योरेंस करवाएगा? जरूरत इस बात की है कि सरकारी सिस्टम को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और जहां पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है वहां पर डॉक्टर्स की भर्ती की जानी चाहिए। दवाएं गरीब आदमी को, आम आदमी को सस्ते रेट पर दिया जाना चाहिए। अगर एक आम आदमी को, गरीब आदमी को दवा खरीदने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा तो फिर उसका गुजारा कैसे होगा? बच्चे की पढ़ाई को लेकर बात होती है। बच्चा जो है वो जिस स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके ऊपर, परिवार के ऊपर इतना बोझ ना पड़ जाए कि वो बाकी परिवार की सेहत का ख्याल नहीं रख पाए। गरीब आदमी, आम आदमी को बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया स्वास्थ्य मिलना चाहिए। किसान को जो लागत है वो किसान की कम होनी चाहिए। चाहे काले कानूनों की बात, चाहे किसान काले कानून इनको कहते हैं या फिर सरकार इनको बेहतर कानून कहती है, इन कानूनों से कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ेगा कि किसान की अगर लागत कम हो जाएगी, किसान को अच्छी सब्सिडी मिल जाएगी, किसान को पानी फ्री मिल जाएगा, किसान को बिजली सस्ती मिल जाएगी, किसान को पेट्रोल डीजल सस्ता मिल जाएगा, तो किसान बहुत सा खर्चा अपना निकाल लेगा। और एक बात और निकली कि जितनी सरकारें रही हैं, ऐसा कोई बेहतर, कोई लॉन्ग टर्म का रोड मैप आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया जिससे इस बात का संकेत मिलता हो कि हरियाणा प्रदेश जो है वो आने वाले 20 साल के बाद या 5 साल के बाद यहाँ खड़ा होगा। इस पर काम करने की जरूरत है। वहीं किसानों के विरोध को लेकर बात होती है। सरकार ये कहती है कि किसान नहीं है, ये किसानों की आड़ में कांग्रेस ही हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। अगर ऐसा है तो फिर सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और सच में किसान हैं, सरकार जिस तरह से बात करती है, अगर सच में किसान हैं तो इनसे बात करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी आड़ में बहुत कुछ प्रदेश के लिए घातक हो सकता है। जरूरत इस बात की है। ये बहुत सी बातें हैं। 600 दिनों में कितना बेहतर काम हुआ ये जनता ने देखा है, और अगर और बेहतर आने वाले दिनों में सरकार करती है या बेहतरी की तरफ सरकार कदम बढ़ाती है तो जनता का विश्वास सरकार जो है जीत पाएगी। लेकिन फिलहाल जो चर्चा में निकलकर सामने आया कि कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को बेहतर काम करने की जरूरत है, और बेहतर मैनेजमेंट होगी तो साधन जितने मुहैया कराए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना दिया जाए, वो कामयाब हो सकता है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। मन चाहे प्यार के नाम